हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति के निर्माण में दो युग्मकों का संयोजन होता है। लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन में क्या होता है, दो युग्मक होते हैं, नर और मादा के एक एक युग्मक होते हैं, उनके बीच में निषेचन होता है, उससे जायगोट यानी भ्रूण का निर्माण होता है और फिर उससे पूरा बहुकोश के जीव बनता है। अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन में दो की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ इसमें ये पादपों में होता है और दूसरे प्राणियों में होता है ऐसे। तो अलैंगिक जनन में खंडन मुकुलन इस विधि के द्वारा जनन होता है, मतलब एक ही जीव से जनन हो जाता है। लैंगिक में दो जीव चाहिए हमें जनन के लिए, निषेचन के लिए, इसमें निषेचन नहीं होता है। तो लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति के निर्माण में दो युग्मकों का संयोजन होता है। दो युग्मकों का संयोजन होता है जिनमें अगुणित गुणसूत्रों का समूह होता है। अगुणित का मतलब होता है एन, यानी 23 गुणसूत्र का ये समूह है। इसमें भी 23 है, इसमें भी 23 है, तो ये अगुणित हो गए दोनों। अगर यहाँ पे द्विगुणित होंगे तो उसको 2n बोलेंगे, यानी 46 गुणसूत्र। युग्मक का निर्माण विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाएं कौन सी हो गई? अंडाणु और शुक्राणु हो गई। ये विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसके द्वारा बनने वाली अगुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। जो समसूत्री विभाजन पढ़ा था उसमें गुणसूत्रों की संख्या संतति कोशिका में मातृ कोशिका के गुणसूत्रों के समान रहती है, तो उसे समसूत्री कहते हैं। 46 से 46 ही बन रही थी और यहाँ पे 46 से 23 आ गई गुणसूत्रों की संख्या, तो उसे हम बोलेंगे अर्धसूत्री विभाजन, यानी संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। यहाँ पे ये द्विगुणित है तो यहाँ पे अगुणित हो जाएगी, यानी 2n से n, 46 से 23। लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित अवस्था उत्पन्न होती है एवं निषेचन द्वारा द्विगुणित अवस्था पुनः स्थापित हो जाती है। ठीक है, पहले तो अगुणित अवस्था इसमें आती है युग्मक निर्माण में, फिर वापस इसमें निषेचन होता है तो वापस द्विगुणित ऐसे आ जाती है अवस्था। 2n भ्रूण में होता है। अर्धसूत्री के द्वारा अगुणित आ गई यहाँ पे nn। पादपों एवं प्राणियों के युग्मक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो पादपों और प्राणियों में युग्मक जनन के दौरान कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। तो यहाँ से n बनेगा तभी तो ये अगुणित युग्मक बनेंगे, अंडाणु शुक्राणु, जिसके परिणाम स्वरूप अगुणित युग्मक उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन की विशेषताएं क्या होती है? तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक व कोशिका विभाजन के दो अनुक्रमिक चक्र संपन्न होते हैं। समसूत्री में सीधा देखा था, समसूत्री विभाजन हो रहा था। अब इसमें समसूत्री विभाजन में दो चीज होती है, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। लेकिन यहाँ पे क्या है कि केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों डबल बार होंगे, 2 बार होंगे, तो इसे 2 भागों में बांट दिया, अर्धसूत्री फर्स्ट, अर्धसूत्री सेकंड कहते हैं। इस विभाजन में डीएनए प्रतिकृति का सिर्फ एक चरण होता है। जो समसूत्री था तो उसमें क्या हो रहा था, एस प्रावस्था में डीएनए का प्रतिकृतिकरण हो रहा था, लेकिन इसमें जो सिर्फ होएगा यहाँ पे अर्धसूत्री सेकंड है, वहीं पे सिर्फ डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है। ठीक है, एस अवस्था में पैतृक गुणसूत्रों के प्रतिकृति के साथ समान संतति अर्ध गुणसूत्र बनने के बाद अर्धसूत्री फर्स्ट अवस्था प्रारंभ होती है। एस अवस्था हो गई, बाद में डीएनए प्रतिकृति हो गई, उसके बाद में समान अर्ध गुणसूत्र बन गए, तो उसके बाद में अर्धसूत्री फर्स्ट अवस्था बन स्टार्ट हो गई। यहाँ पे एक अर्धसूत्री सेकंड में क्या होता है, इसमें समजात गुणसूत्रों का युगलन या फिर पुनर्योजन होता है, यानी जुड़ते हैं समजात गुणसूत्र, उनका पुनर्योजन होता है, रिकॉम्बिनेशन। यहाँ से समझ गए आप समजात गुणसूत्र क्या होते हैं? समजात गुणसूत्र होते हैं यानी पैतृक गुणसूत्र, जो अपने पेरेंट्स से मिले हैं, एक जैसे गुणसूत्र होते हैं। वो बोलते हैं ना कि रिश्ता बराबरी वालों के बीच होते हैं, यानी दोनों गुणसूत्र समान समान होंगे। अब है कि अर्धसूत्री सेकंड के अंत में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है। यहाँ पे कितनी कोशिकाएं बनती है? 4, उसमें 2 बन रही थी। अर्धसूत्री विभाजन को निम्न अवस्थाओं में वर्गीकृत। ये चीज आपको समझ ऐसे नहीं आएगी, मैं बताती हूँ। इससे देखो आप, द्विगुणित कोशिका है, 46 n है, अंतरावस्था होएगी, इंटरफेज आएगी पहले, जैसे समसूत्री में हो रहा था, G1S G2 डीएनए का प्रतिकृतिकरण हो गया। 46 गुणसूत्र है अभी भी। अर्धसूत्री फर्स्ट होएगा, अर्धसूत्री फर्स्ट हुआ, केंद्रक कोशिका द्रव्य 2 टाइप के हो गए इसमें,
अब इसकी जो प्रावस्था प्रोफेज, ये मेटाफेज पहले वाले की तरह है, लेकिन इसमें जो प्रोफेज है उसमें क्या है कि ये 5 प्रावस्थाएं अलग से हैं, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकिटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। इसका सूत्र याद रखो, ट्रिक है यहाँ पे, ले जा पे डी डा, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। रिवाइज करो, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। बार बार याद करोगे तो हो जाएगा। फिर इसमें वापस अर्धसूत्री विभाजन हो गया, वापस 2 कोशिका बन गई अर्धसूत्री से, आधे रह गए ना गुणसूत्र, यानी अगुणित कोशिका। फिर इंटरकाइनेसिस होता है, जैसे यहाँ पे अंतरावस्था थी वैसे इंटरकाइनेसिस होता है, लेकिन यहाँ पे डीएनए का प्रतिकृतिकरण नहीं होता है, तो वापस 23 ही रह गए। फिर यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा आपको समझ आ जाएगा। इसमें वापस वो लेप्टोटिन वगैरह नहीं है, इसमें समसूत्री विभाजन जैसा होता है, ये पूरा समसूत्री विभाजन के समान है एकदम। और इसमें वापस उतनी कोशिकाएं रहनी चाहिए ना, तो इसलिए ये 23 रहेगी और 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है लास्ट में। ये इसमें केंद्रक द्रव्य, ये कोशिका द्रव्य विभाजन सेकंड, इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज ये सब सेकंड। ओके, तो आ गया समझ। अब हम पहले पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन उसके बाद में पढ़ेंगे सेकंड। बीच में आती है इंटरकाइनेसिस, इससे पहले आती है हमारी अंतरावस्था जिसको इंटरफेज बोलते हैं, उसमें वर्दी प्रावस्था होती है। इसमें भी ये वर्दी प्रावस्था की जैसी होती है इंटरकाइनेसिस में, बस इसमें डीएनए का प्रतिकृतिकरण नहीं होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीएनए का प्रतिकृतिकरण वाला ये इसमें पूछा गया नीट में। अब अर्धसूत्री विभाजन की फर्स्ट प्रावस्था आती है हमारे प्रोफेज फर्स्ट, ये प्रोफेज फर्स्ट आ गई। आप हिंदी वाले नाम याद रखोगे तो बहुत कंफ्यूज होगे, इसलिए इंग्लिश वाला याद रखो। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की पूर्वावस्था की तुलना समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था से की जाए तो ये अधिक लंबी और जटिल होती है। समसूत्री विभाजन में सीधा देखा था प्रोफेज मेटाफेज वैसे हो रही थी, लेकिन इसमें जो प्रोफेज है फर्स्ट वाली, उसमें इसके 5 टाइप और आ गए जो मैंने आपको बताए थे, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। बार बार याद करो, हो जाएगा। गुणसूत्र के व्यवहार के आधार पर इसे 5 अवस्थाओं में, 5 उप प्रावस्थाओं में विभाजित किया जाता है, तो लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकिटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। ओके, तो फर्स्ट वाली हम पढ़ते हैं लेप्टोटिन। तो इसमें क्या होता है कि साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर लेप्टोटिन अवस्था के दौरान गुणसूत्र धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। गुणसूत्र धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। गुणसूत्र का चयन यानी कॉम्पेक्शन पूरी तन्नुपट अवस्था के दौरान जारी रहता है। इतनी ही ये हमारी लेप्टोटिन अवस्था है। इसमें एक चीज़ और है इम्पोर्टेंट कि इसमें गुणसूत्र है वो केंद्रक झिल्ली के पास गुलदस्ते के जैसे दिखते हैं, इसलिए इसको गुलदस्ता प्रावस्था भी कहते हैं। ये इसका डायग्राम है, यहाँ पे ये गुणसूत्र ऐसे बुक्के के जैसे संरचना बना रहे हैं, तो इसलिए इसको गुलदस्ता प्रावस्था कहते हैं। ओके, अभी प्रोफेज फर्स्ट ही पढ़ रहे हैं ना हम, तो प्रोफेज में हम लेप्टोटिन पढ़ लिया। अब आता है हमारा सेकंड आता है जाइगोटिन। तो पूर्वावस्था फर्स्ट का द्वितीय चरण प्रारंभ होता है जिसे युग्मपट या फिर जाइगोटिन कहते हैं। इस अवस्था के दौरान गुणसूत्र का आपस में युग्मन यानी जुड़ना प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार की संबंधता को सूत्र युग्मन कहते हैं। सूत्र युग्मन यानी सिनेप्सिस, संबंधता यानी जुड़ने की वो क्रिया को। इस प्रकार के गुणसूत्रों के युग्म को समजात गुणसूत्र कहते हैं। जो समान प्रकार के गुणसूत्र जुड़ते हैं उन्हें समजात गुणसूत्र कहते हैं, पैतृक गुणसूत्र जिसे बोलते हैं। इस अवस्था का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी ये दर्शाता है कि गुणसूत्र सूत्र युग्मन के साथ एक जटिल संरचना का निर्माण करते हैं जिसे सिनेप्टोनिमल या फिर सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र या फिर सिनेप्सिस कहते हैं। ओके, इसमें क्या करते हैं कि समजात गुणसूत्र आपस में जोड़े बनाते हैं, इसे ही सिनेप्सिस या सिनेप्टोनिमल जटिल कहते हैं। ठीक है, जिस सम्मिश्र का निर्माण एक जोड़ी सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्रों द्वारा होता है उसे युगली कहते हैं। अब ये क्या करता है कि जो समजात गुणसूत्र द्वारा मतलब 2 ऐसे गुणसूत्र हो गए तो उसे दोनों को मिला के बोलेंगे युगली, बाइवेलेंट। और चतुष्क टेट्रेड या फिर चतुष्क क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक इधर वाला ऐसे करके डायग्राम से बताते हैं। ये 1, ये 2, ऐसे इस टाइप से ढंग से नहीं बना। तो ये वाला 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इसको बोलेंगे चतुष्क। ये दोनों मिलके हम इसे बोलेंगे समजात गुणसूत्र या फिर युगली।
यद्यपि ये अगली अवस्था में अधिक स्पष्ट, जो आगे वाली अवस्था आती है हमारी पेकाइटिन, उसमें और ज़्यादा अच्छे से ये दिखाई देते हैं। आगे समझ, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें सिनेप्सिस बनता है, सिनेप्टोनिमल जटिल। इस तरह से ये यहाँ से ऐसे जोड़े बनाते हैं गुणसूत्र दोनों, इसे ही बोलते हैं सिनेप्टोनिमल जटिल या सिनेप्सिस। अब जो हमने पढ़ ली जाइगोटिन, पेकाइटिन स्टार्ट होती है, तो पूर्वावस्था फर्स्ट की उपर्युक्त दोनों अवस्थाएं पेकाइटिन अवस्था की अपेक्षाकृत कम अवधि की होती है। जो पेकाइटिन से ये दोनों छोटी होती है, कौन सी, लेप्टोटिन और जाइगोटिन दोनों छोटी होती है पेकाइटिन से। पेकाइटिन में क्या होता है कि इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, जीन विनिमय होता है। जीन विनिमय क्या होता है कि दो गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का विनिमय, उसे जीन विनिमय कहते हैं। तो इसमें एक एंजाइम काम आता है जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेज एंजाइम। ये दो एंजाइम से मिलकर बना होता है एंडोन्यूक्लियेज और लाइगेज। तो ये एंडोन्यूक्लियेज क्या करता है, डीएनए को मध्य से काटता है और ये लाइगेज इसको जोड़ता है। पहले दो गुणसूत्र है, तो यहाँ पे ये दो गुणसूत्र है, इस वाला ये पार्ट काट के इस पे लगा देगा, इस वाला जो पार्ट था वो इस पे लगा देगा, इस टाइप से। तो एक तो इसको जोड़ेगा और एक इसको मध्य से डीएनए को यहाँ से काटता है और उस पे जोड़ देता है दूसरे वाले को। इसको बोलते हैं जीन विनिमय। तो इस अवस्था में पुनर्योजन ग्रंथिकाएं दिखाई देने लगती है, जहाँ पर समजात गुणसूत्रों के असंतति अर्ध गुणसूत्रों के बीच विनिमय या फिर क्रॉसिंग ओवर होता है। विनिमय, जीन विनिमय को क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। विनिमय दो समजात गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थों के आदान प्रदान, आनुवंशिक यानी डीएनए के आदान प्रदान के कारण होता है। विनिमय एंजाइम द्वारा नियंत्रित होता है। रिकॉम्बिनेज बता दिया। अब आती है हमारी डिप्लोटिन, यानी 4 नंबर प्रावस्था आती है इसकी, डिप्लोटिन। इसके प्रारंभ में सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र का विघटन हो जाती है, यानी पहले सिनेप्सिस बोल रहे हैं तो इसको बोल देंगे डी सिनेप्सिस। डी सिनेप्सिस एक चीज़ इसमें होता है काइएजमेटा का निर्माण, या फिर जिसको अब ये उसका सम्मिश्र का विघटन हो रहा है तो विघटन हो रहा है तो यहाँ पे अक्स ऐसे क्रॉस जैसी संरचना बन जाएगी, इसे हम बोलते हैं काइएजमेटा। तो और युगली के समजात गुणसूत्र विनिमय बिंदु पर अतिरिक्त एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। विनिमय बिंदु पर अक्ष आकार की संरचना को काइएजमेटा कहते हैं। कुछ कशेरुकी प्राणियों में अंडकों में द्विपट महीनों या वर्षों बाद समाप्त होती है, तो हम बोल सकते हैं ये महीनों से वर्षों तक चलती है। तो ये सबसे लंबी प्रावस्था हो गई एक टाइप से। एग्जाम्पल हो गया इसका अंडाणु निर्माण की अभिक्रिया। 5 नंबर आती है डाइकाइनेसिस। इसमें क्या होता है कि काइएजमेटा का अंत होने लगता है। इस अवस्था में गुणसूत्र पूर्णतः संघनित हो जाते हुए तर्कतंतु एकत्रित होकर समजात गुणसूत्रों को अलग करने में सहयोग प्रदान करते हैं। तर्कतंतु है वो समजात गुणसूत्र को अपनी ओर खींच खींच के अलग करने लगते हैं और गुणसूत्र संघनित हो जाते हैं। अंत तक केंद्रिका अदृश्य हो जाती है। प्रोफेज वाली चल रही है, तो प्रोफेज में क्या होती है, केंद्रिका अदृश्य हो जाती है और जो केंद्र का आवरण झिल्ली वो भी विघटित हो जाता है, वो भी गायब होने लगती है। पारगतिम या फिर डाइकाइनेसिस मध्यावस्था की ओर पारगमन को निरूपित करता है। इसके बाद में क्या करती है, इसके बाद मध्यावस्था आती है जिसको बोलते हैं मेटाफेज। यहाँ पे मेटाफेज फर्स्ट है, ये पूरी प्रोफेज पड़ी थी, ये इतना 5 और आ गई इसमें, तो इसको बोलते हैं ये सबसे लंबी है। अर्धसूत्री सेकंड की तुलना में प्रोफेज ये लंबी है, समसूत्री की तुलना में भी ये लंबी है। तो मध्यावस्था में क्या होता है, युगली गुणसूत्र मध्य रेखा पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं। जैसे पिछली बार हुआ था कि मतलब जो गुणसूत्र है मध्य रेखा पट्टिका में बीच में आ जाते हैं ऐसे मध्यावस्था में, तो इसे हम बोलते हैं कि मध्य पट्टिका बन जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 मध्य पट्टिका बनेगी, 1 और 2, ठीक है। विपरीत ध्रुवों से तर्कतंतु की सूक्ष्म नलिकाएं समजात गुणसूत्र के जोड़ों को काइनेटोकोर से चिपक जाती है। यहाँ से ये तर्कतंतु निकलते हैं और यहाँ पे काइनेटोकोर होता है, ये दोनों साइड इनसे जुड़ के इनको खींचने लगती है। मध्यावस्था हो गई मेटाफेज। अब आती है पश्चावस्था, एनाफेज जिसे बोलते हैं, एनाफेज फर्स्ट। समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं, समजात गुणसूत्र अलग हो जाते हैं, ये अपनी ओर खींचेगा, दोनों को खींच रहा है तो समजात गुणसूत्र अलग हो जाते हैं। जबकि संतति अर्ध गुणसूत्र बिंदु से जुड़े रहते हैं। अब गुणसूत्र बिंदु से वहाँ पे सेंट्रोमियर के थ्रू यहाँ पे जुड़े हुए हैं और उसकी भुजाएं ऊपर की ओर रह गई, इसे बोलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता है। जो
पहले हमने पढ़ा था एनाफेज में समसूत्री में, वहाँ पे क्या हुआ था कि विभाजन हो गया था, लेकिन इसमें ये विभाजन यहाँ पे नहीं होके जो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड है वहाँ पे जाके एनाफेज में सेंट्रोमियर का विभाजन होगा। तो ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अब आती है टीलोफेज फर्स्ट। इस अवस्था में केंद्रक आवरण व केंद्रिका पुनः स्पष्ट होने लगते हैं। टीलोफेज को तो प्रोफेज की रिवर्स बोलते हैं, तो जैसा प्रोफेज में गायब हुआ था वो सब इसमें वापस दिखाई देने लगेगा। केंद्रक और केंद्रिका आवरण, केंद्रक आवरण और केंद्रिका। कोशिका द्रव्य विभाजन शुरू हो जाता है और कोशिका की अवस्था को कोशिका दो कोशिका बन जाएगी। यद्यपि बहुत से मामलों में गुणसूत्र का कुछ छिद्राव हो जाता है, जबकि अंतरावस्था केंद्रक में पूर्णतः फैली अवस्था में नहीं मिलते हैं। केंद्रक फैली हुई अवस्था में नहीं मिलते हैं, अलग अलग जगह रखते हैं। दो अर्धसूत्री विभाजन के बीच की अवस्था को अंतरालावस्था इंटरकाइनेसिस कहते हैं। अर्धसूत्री फर्स्ट, अर्धसूत्री सेकंड, दोनों के बीच में जो अवस्था आती है उसे बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। इसमें सेम जो हमने पढ़ा था, जो इंटरफेज थी, अंतरावस्था थी, उसी प्रकार से होता है। बस इसमें एक चीज़ है कि यहाँ पे डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होगा, बाकी सब आएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इंटरकाइनेसिस में डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होता। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ओके, बाय।